आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और इससे पहले मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे आग्रह करता हूं, एक व्यक्तिगत आग्रह है कि मैं वीडियो वैसे ही बहुत कम बनाता हूं और कभी कभी जब वीडियो बनाता हूं तो तब मुझे लगता है कि मुझे अधिक से अधिक लोगों को अपनी बात कहनी है, कोई ऐसा विषय हो तो मुझे लगता है कि तब मैं आपके सामने आने का प्रयास करता हूं। और कभी कभी लगातार 2-3 वीडियो बनाता हूं, फिर कई महीने तक गायब भी हो जाता हूं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे अधिक से अधिक लोग अपने साथ आप जोड़ने के लिए सब्सक्राइब मुझे कर लें, अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कोई बात अपनी सजेशन आपने देना हो, सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी दे दें, मैं उनको पढ़ लूँगा। और सब्सक्राइब जरूर कर लें, मैं अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है मुझे उससे उत्साहवर्धन आपकी तरफ से मुझे हो और मैं अधिक से अपनी बात आपके सामने कह सकूं। तो मेरा निवेदन है, मुझे सबसे पहले जो आपसे निवेदन व्यक्तिगत करना था वो यही कि आप मुझे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का काम करें, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। अब बात में आगे बढ़ते हैं विषय पे। विषय ये है कि वास्तव में जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो विषय है जो मुसलमानों को आदेश दिया गया है कि अपनी दुकान के बाहर अपना साइन बोर्ड लगाएं और अपना नाम लिखें। पिछले साल ऐसा हुआ था कि उन लोगों की दुकानें बंद करा दी गई थी, एक अनऑफिशियली आदेश हुआ और जितने लगभग मुसलमान थे प्रयास ये किया गया कि उनकी दुकानें बंद करा दी जाएं जब तक कावड़ मेला चले, उसके बाद भले ही वो लोग खोल लें। इस बार एक आदेश व्यवस्थित तरीके से प्रचारित करके किया गया और वो ऐसे समय पे किया गया है जो आदेश किया गया जिस समय में बहुत सारी समस्याओं से मोदी सरकार, केंद्र सरकार जूझ रही है। ऐसे समय में किया गया जब बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जब भारत बीजेपी के अंदर बहुत सारी राजनीति ऐसी चल रही है कि कोई मुख्यमंत्री के हटाने का प्रयास हो रहा है, प्रधानमंत्री से पंगा ले रहा है, मुख्यमंत्री गृह मंत्री से पंगा ले रहा है। जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और दूसरा जो ग्रुप है वो एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल ऐसे लगा हुआ है तलवारें लेकर के कि मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री उनको परिदर्शक से हटाना चाहते हैं कि बिल्कुल इनको गायब कर दिया जाए। ऐसे कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ऐसे मुद्दे भी बताऊंगा जो पिछले 1 महीने में ऐसे प्रचारित हुए हैं सोशल मीडिया पर, कुछ तो गोदी मीडिया में भी प्रचारित हुए, लेकिन बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, उसने आपके सामने नहीं रखे हैं। लेकिन फिर भी वो बहुत सारे विषय ऐसे रहे कि जो आपके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत घूमे और आपके दिमाग में रहे, जिससे मोदी सरकार बहुत परेशान भी रही। ऐसे कुछ मैं जो रात गिन रहा था, फिर मैंने उनको राइट डाउन किया, लिखा कि इस विषय पे जो बहुत सारे विषय मुझे समझ में आए पिछले 1 महीने के अंदर। इसमें सबसे मुख्य है जैसे बिहार है, बिहार में पुल बहुत गिर रहे हैं, बहुत पुल गिरे। और पिछले ऐसा भी हुआ कि 3 जुलाई को एक साथ 4 पुल गिर गए और 4 जुलाई को फिर 1 पुल गिर गया। तो ऐसे लगातार 2 दिन 5 पुल गिरने, ये छोटी घटना नहीं होती। मैं समझता हूँ ऐसी घटना किसी आपदा में, किसी बाढ़ में कोई ऐसी स्थिति बने कि जब बहुत ही आउट ऑफ वे जा करके कोई ऐसी आपदा आ रही हो तब तो वो घटना हो सकती है। लेकिन ऐसी घटना जबकि इसी कोई स्थिति वहाँ पर बन नहीं रही थी, फिर भी ऐसी बड़ी घटनाएँ हुई। 12 पुल 1 महीने के अंदर गिरना ये छोटी घटना नहीं है। इसी प्रकार से सड़कें में दरारें, कहीं जगह कोई पुलों के बीच में दरारें, कहीं सड़कों के बीच में दरारें, जो नई सड़कें बनी हैं उसमें इस प्रकार की घटनाएं हुई, चाहे वो अयोध्या में हो, चाहे बॉम्बे के फ्लाईओवर में हो, जो दुर्घटनाग्रस्त होने का काम किया। इस प्रकार की बहुत सारी जगह घटनाएं हुई जिसने कि ये जो मोदी का जो विकास है, जो तेज़ी वाला जिसे विकास बोलना चाहते हैं, उसकी परत खोल दी कि ये विकास कम हुआ है, इसमें घोटाले ज़्यादा हुए हैं। चाहे वो द्वारका वाला जो बहुत ही प्रचारित हुआ, जिसमें कई गुना जा कर के रेट बढ़ा करके उसका टेंडर किया गया था और उसमें बहुत बेतहाशा उसमें घोटाला हुआ, जो चुनाव से पहले सोशल मीडिया पे बहुत घूमा। वो बात अलग है कि मुख्य जो मीडिया है उसने उसको नहीं बिल्कुल तवज्जो दी, लेकिन वो दबाव था, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन बिहार का मसला हो गया, आपका सड़कों का टूटना हो गया, सड़कों के दरारें हो गई, पानी में उनके ज़मीन बैठ जाना हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कई जगह पर, लगभग पूरे देश में जगह जगह हुआ। एयरपोर्ट पे आपने देखा जो टर्मिनल थे वो गिर गए, वो टर्मिनल एक साथ कई जगह गिरे और उसमें सीधे सीधे अभी ये भी स्थिति हुई कि अभी 3-4 महीने पहले ही प्रधानमंत्री ने उनका उद्घाटन किया अपने विकास के नाम पर, क्योंकि उनको वोट लेनी थी। तो जल्दी में आनन फानन में उनको बिना किसी तैयारी के उसमें पैसा लगा करके, आपका पैसा लगाया, क्योंकि आपसे ही टैक्स वसूला गया था तो आप ही का पैसा लगाया था, उन्होंने अपने घर से नहीं लगाया था। तो वो, लेकिन उनको तो वोट वसूलनी थी तो उन्होंने बहुत जल्दी से उनका उद्घाटन कराया और वो आज गिर करके
आपके पैसे का सत्यानाश उन्होंने करवा दिया है। वो दोबारा से खड़े होंगे, फिर दोबारा से उनमें जो भी उसकी व्यवस्था बनेगी पैसे की, वो दोबारा से खर्च होगा। तो वो आप उसी को विकास मानते हैं, वही वाला काम दोबारा से हो रहा है। कश्मीर में जिसको आप ये मान के चलते थे कि वहाँ पर जैसे मोदी जी ने कहा था कि भाई नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, आतंकवादी अब नहीं रहेंगे वहाँ पर और आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद जब नहीं हुआ तो फिर 370 लेकर के आए कि अब तो बिल्कुल ही आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा और आतंकवाद का कोई मसला ही नहीं रहेगा और वहाँ पर बिल्कुल वहाँ की जो जनता है वो मुख्य धारा में आ जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि जब से वहाँ पे 370 हटी है, 3-4 साल हो गए और अब तक वहाँ पे चुनाव नहीं करा पाई है सरकार। लोकसभा चुनाव भी तब कराने के लिए दोबारा से डेट तय उसमें डिक्लेयर की गई जब लगा कि ये लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि चुनाव के जो मुख्य जब पूरे देश के चुनाव की तिथि घोषित की गई थी तब उनके साथ कश्मीर के चुनाव की डेट घोषित नहीं की गई थी, बाद में की गई 3-4 दिन के बाद। और वो 2-3 दिन के अंदर ही मुद्दा बनने जा रहा था कि कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कश्मीर की हालत बहुत ख़राब है और वो पूरे भारत में चुनाव के दौरान बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा था। तो आनन फानन में वहाँ पर किसी तरह से चुनाव डिक्लेयर कराए गए लोकसभा के, लेकिन विधानसभा चुनाव और अन्य चुनाव अभी तक नहीं हो पाए, जिसकी प्रयास हो जाने चाहिए थे और जिसके लिए आपको ये बताया गया था कि 370 नोटबंदी ये 2 ऐसे मास्टर स्ट्रोक थे मोदी जी के कि इसके बाद तो आतंकवाद तो क्या पाकिस्तान तक की जड़ें हिल जाएंगी, जो कि अब सिर्फ हवा ही नज़र आती हैं आपको और आप उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने का काम कर रहे हैं और आपकी समझ में आने लगा है। ये मुद्दा था। ट्रेन दुर्घटनाएं आपने देखी, पिछले दिनों कितनी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं वो आप लगातार देख ही रहे हैं, आपकी सबको जानकारी है। कहीं कल परसों बैठे हुआ था मैं कहीं पे, तो वैसे ऐसी मोबाइल खोला तो देखा सामने से एक और ट्रेन दुर्घटना हो गई। तो पिछले दिनों में आपने देखा है ट्रेन दुर्घटनाएं और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि सरकारी नौकरी, यानी कि रेलवे में इतनी भर्तियाँ खाली पड़ी हैं, इतनी पोस्टें खाली पड़ी हैं कि उनकी भर्तियाँ नहीं हो रही हैं और भर्तियाँ नहीं हो रही हैं उसका लोड ये हो रहा है कि जो ये ड्राइवर हैं, जो लोको ड्राइवर इनको बोलते हैं, इनको ज़रूरत से ज़्यादा समय से इनसे ड्यूटी ली जा रही हैं, ये थकान के बाद सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको ओवरलोड किया जा रहा है। बहुत से ऐसी और भी जगह पे जिनको ज़रूरत से ज़्यादा उनसे काम लिया जा रहा है और वो थक करके फिर उसके बाद एक बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको रेस्ट चाहिए। उसके बाद जब ये चीज़ें होती हैं कि भाई थकान होने लगती है और वो ध्यान नहीं दे रहे, तो वो कहीं ना कहीं दुर्घटना में या इसी प्रकार का नुकसान होता है। तो ये आपके सामने ये सब चीज़ें आई रही हैं। पेपर लीक का आपने देख ही लिया, पेपर लीक पे कितनी पिछले 2 महीने के अंदर सरकार ट्रोल हुई। मतलब स्थिति ये हो गई कि मंत्री बोल रहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और एजेंसी उसकी जांच कर रही है और एजेंसी को उसमें सबूत मिल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो यानी कि मंत्री भी झूठ बोल रहा है, सरकार झूठ बोल रही है, जांच चल रही है तो उसमें उसकी सारी जांच निकल करके आ रही है। तो भद जो पिटनी शुरू हुई थी और जो सोशल मीडिया पर जो आपने सब देखा और जो आप सुन रहे थे, जो आपने लिखा भी है, पढ़ा भी है, उसको फैला भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, तो मोदी सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, बीजेपी के सामने बहुत सारे। मैं इसलिए आपको बताने जा रहा हूँ, ये पूरी चीज़ें सुनिए कि इसके पीछे क्या क्या तर्क है, क्या क्या इसमें अंदर राजनीति चल रही है। भाजपा की राजनीति भी बताऊंगा कि इसके अंदर भाजपा की राजनीति कहाँ इस्तेमाल है। इस छोटे से जो मुसलमानों के नाम लिखने का जो मुद्दा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कहाँ गौण हो रही है, किस पे क्या अटैक हो रहा है, पिछले की तलवारें भी आपको बताऊंगा मैं। तो बहुत सारी चीज़ें सुनते रहिएगा। IAS में अभी आपने जो एक खेड़कर के जो लड़की है, एक वो है, 1-2 लोगों का और सामने आया है, तो उसमें फर्जी पेपर, फर्जी सर्टिफिकेट की बात आई है सामने। जब फर्जी सर्टिफिकेट या फर्जी पेपर की बात आती है तो लोगों को बिना मतलब ही पता नहीं कैसे वो प्रधानमंत्री जी याद आने लगते हैं और स्मृति ईरानी जी याद आने लगती हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो जब उधर कोई निशाना होता है तो उनको ऐसा लगता है कि 3-4 उंगलियां हमारी तरफ भी उठ रही हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जब IAS के लिए आपको जब ये ऐसा विश्वास ख़त्म होने लगे तो समझ लीजिए देश की सबसे बड़ी जो एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें ये मान के चलते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई घोटाला, किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं होगी जिसमें कि किसी प्रकार पे कोई उंगली उठा सके, लेकिन वहाँ पर भी आपको उंगली उठाने को मिल रही है। जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनकी बेटी किस प्रकार से बनी उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो लेटरल एंट्री सिस्टम है क्या है जो भी कैसे बनाया, लेकिन उनको क्यों बनाया गया वो सिस्टम गलत नहीं है, लेकिन उनको क्यों बनाया गया उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उसका एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन उसको उस क्राइटेरिया से बाहर ले जाकर के बनाया गया, वैसे बनाया गया। उन्होंने आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है, ना लोकसभा स्पीकर ने, ना उनकी बेटी ने, ना किसी विभाग ने। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद
राहुल गांधी जी जो मणिपुर में जाकर के उसके बाद फिर रायबरेली आए और अंशुमान की माता जी से, उनके परिवार से भेंट किया। इसी प्रकार से वो कभी जब अंबानी उनके घर में आए इनविटेशन देने, लेकिन वो डोसा खाने निकल गए, तो इस प्रकार की चीज़ें जो है पिज्ज़ा खाने निकल गए। तो वो सारी ऐसी घटनाएं हुई कि जिसमें राहुल गांधी की हीरो बन के निकल रहे थे और लग रहे थे कि सिद्धांत वाला नेता जो जनता के बीच में जाकर के खड़ा हुआ है। मोदी जी रूस पहुंच गए और ये सवाल खड़े हुए कि मोदी के पास रूस जाने के लिए समय है लेकिन मणिपुर जाने के लिए समय नहीं है, विदेश यात्रा के लिए समय है लेकिन अपने देश के कोने में जाने का समय नहीं है। तो ये सब सवाल खड़े हो रहे थे, बहुत सारे सवाल थे जिसमें कि सरकार और मोदी जी और अमित शाह ये लोग घिरते हुए नजर आ रहे थे। मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई उसमें कि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था। अभी उसके बाद मोदी जी जब ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया के में जाकर के जो उन्होंने गलती से ऑस्ट्रेलिया बोल दिया। अब यही बात अगर राहुल गांधी बोल देते तो बीजेपी की मीडिया इस प्रकार से उसको ट्रोल करती कि देखो उन्हें यही नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर के ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया बोल दिया। तो लेकिन वो वहीं पर उनको मोदी जी को लोगों ने ठीक किया, तब जा कर के उन्होंने उसको ठीक किया। और ऐसी बातें बहुत सारी हो जाती है, हमसे भी होती है कि बोलना कुछ और चाहते हैं, निकल और कुछ हो जाता है। लेकिन भाजपा ने एक चीज़ ये जो पिछले 10 सालों में 12 सालों में बनाई है कि दूसरा बोले तो वो गलत है, हमारा बोल जाए तो मिस्टेक हो जाती है। तो ये एक मुद्दा ऐसा बना, अब वो उनके गले उल्टा पड़ते जा रहा है कि जब भी मोदी जी की सारी बातें निकल के आती है, चाहे वो 600 करोड़ वोटर और चाहे वो नाले की गैस और चाहे बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि वो क्या से क्या बोल जाते हैं उन्हें यही नहीं पता होता है। तो अब वो सामने ये भी आया ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया बोलना, तो जनता के सामने वो बहुत सारे मीम बन करके और सोशल मीडिया पे घूम रहे थे, तो उसमें भी उनकी भत पीट रही थी जो मैंने आपको बताया। हाल ही में उपचुनाव हुए, उपचुनाव हार गए और उपचुनाव ऐसा हुआ कि अभी अयोध्या से वो बाहर नहीं निकल पाए थे। अयोध्या की हार से अयोध्या, चित्रकूट, ये सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ भगवान राम के फुटप्रिंट हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ जहाँ वो गए वहाँ मैक्सिमम जगह पे चुनाव हार गए। उस दुख से, उस पीड़ा से, उस को भवन से या दुख से निकल भी नहीं पाए थे कि वो बद्रीनाथ हार गए। तो बद्रीनाथ का मुद्दा भी पूरे देश में अलग तरीके से वो छा गया। तो ये दो जो, और आपने देखा ही उत्तराखंड में जिस प्रकार की गुंडागर्दी मंगलौर चुनाव में हुई, जो उनके आयातित जो बाहर से भेजे गए प्रत्याशी थे उन्होंने किस प्रकार से गुंडागर्दी, वहाँ पर खून तक लोग सरों से और शरीर से निकला, गोलियां चल गई, पुलिस की मनमानी हुई और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसी हुई कि जिसमें लगता था कि जिस प्रकार का जो चुनाव है वो बहुत हिंसक चुनाव हुआ। और उसके बाद भी वो बहुत मार्जिन पे आके हार गए। तो वो बीजेपी की बहुत बड़ी छिछालेदारी हुई, सरकार की छिछालेदारी हुई। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बद्रीनाथ के मुद्दे पर जो अयोध्या के बाद ट्रोल हुई मोदी सरकार और मोदी खुद, तो वो बड़ी पीड़ादायक उनको लगी होगी। तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा ऐसा रहा कि ये कैसे झेला जाए इसको। जून में महंगाई की रफ्तार बढ़ गई, आपके लिए सब्जी भी महंगी हो गई, खाने का सामान भी थोड़ा सा महंगा हुआ, बहुत बड़ी दिक्कतें आई। तो ये सब चीज़ें स्थिति बन रही थी। जीएसटी का नुकसान जो भी पिछले दिनों चल रहा है, अभी आपने देखा होगा कि लल्लन टॉप ने एक न्यूज़ बनाई है, उनका एक जो उन्होंने खबर दी उसके हिसाब से आज की तारीख में अगर ओवरऑल देखें एक आंकड़े के हिसाब से, तो सरकार उसी स्थिति में खड़ी है जहां 2015 में उन्होंने जो वसूली की थी टैक्स की, जब जीएसटी नहीं था लेकिन दूसरे नामों से जो उस समय टैक्स की वसूली हुई थी, उसी स्थिति में आज की तारीख में हम लोग खड़े हैं। यानी कि 10 साल बाद भी हमारा टैक्स नहीं बढ़ा है। भले ही आप ये बोल दीजिए कि 2017 से जो वसूली आपकी टैक्स की हुई थी जीएसटी की, आप उसको एक सिस्टम बना लें, वो बात अलग है। लेकिन आप उसी पैरेलल स्टेज पे खड़े हैं जिस स्टेज पे आप 2015 में थे, यानी कि जीएसटी से सरकार को नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ें हो गई। मार्केट की स्थिति आज की तारीख में जो नॉर्मल मार्केट है वो भी और डाउन जा रहा है। लोगों के पास मार्केट में काम कम है, सेल उस तरह से नहीं है, मार्जिन कम हो गया है। तो ये स्थिति बड़ी लोगों के लिए भयावह होती जा रही है। उसमें उन लोगों के मुंह से अब निकलने लगा था कि वो झेल नहीं पा रहे हैं सरकार को, और बड़ी दिक्कत है। जो लोग सोच रहे थे कि मोदी जी 2024 में अब रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन समस्या इस बात की थी कि जो विपक्ष पार्टियां थी उनको ये लगता था कि मोदी सरकार किसी ना किसी तरह से आ जाएगी। तो उनके भी कार्यकर्ता और खुद नेता भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन जनता बहुत साइलेंट थी। अगर जनता का साइलेंट विपक्ष की पार्टी को, इंडिया गठबंधन को ठीक से अच्छे से समझ में आता, तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में और कम से कम 40-50-60 सीटें कम हो सकती थी। तो वो मार्केट के लोग जो अभी झेल नहीं पा रहे हैं कि मार्केट की मंदी और मार्केट की समस्याएं किस प्रकार से झेलें फ्यूचर में, वो सामने अब
आने लगी थी और उससे आने वाले और 1-1.5 महीने में 2 महीने में बहुत बुरी स्थिति बनने जा रही थी। लेकिन उससे क्योंकि अभी उपचुनाव है, उपचुनाव जीतना है, तो किसी प्रकार से उस मंदी से लोगों का दिमाग हटाया जाए, तो वो सब चीज़ें भी मोदी को और उनकी टीम को और जो उनकी चुनाव की टीम है उसको ये सोचना था कि किस प्रकार से उनको इग्नोर करें। कई सरकारें अपने आयुष्मान का पैसा जो हॉस्पिटलों को देना होता है, जो आयुष्मान के कार्ड पे इलाज करते हैं, उन हॉस्पिटलों को भुगतान नहीं कर पा रही हैं। तो आयुष्मान की सरकार जो नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे उनके इलाज में दिक्कत आ रही है, हॉस्पिटल वाले परेशान कर रहे हैं, दिक्कत आती है उनके जो और अन्य बिल वगैरह जो पेमेंट करनी होती है अस्पतालों को, उनकी बिलिंग खड़ी हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि आयुष्मान के काफ़ी लोग चले जाते हैं, तो नेचुरल उनके बेड वहाँ पे फुल हो जाते हैं। तो जो प्राइवेट जो कैश पेमेंट करने वाले होते हैं या अन्य माध्यम से पेमेंट करने वाले होते हैं, तो उसकी वहाँ समस्या खड़ी हो जाती है और आयुष्मान की पेमेंट नहीं आ रही है, तो हॉस्पिटल के पास आर्थिक रूप से समस्याएँ आने लगती हैं। तो जो उनका काम कर रहे हैं उनको दिक्कत है और हॉस्पिटल को दिक्कत है, और उससे जो कई बार जब हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इरिटेट हो जाता है, तो वो कोशिश ये करता है कि आयुष्मान के किसी बीमार आदमी को जो कार्ड लेकर के आया है, किसी तरह से उसको मिसगाइड करके या उसको किसी प्रकार से समझा के कुछ और उसको कहीं और भेज दिया जाए, यानी कि बीमार आदमी को भी सड़क पर घुमा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें सामने आ रही थी। थोड़ी सी बात ये भी थी कि जब इतनी सारी समस्याएँ आई तो मीडिया की भी ज़बान खुलने लगी। जब मीडिया की ज़बान खुलने लगी थोड़ी बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो वो जो लोग अभी तक एक जाल में फंसे हुए थे मीडिया के कि भाई ठीक है मीडिया जो बता रहा है वो सही बता रहा होगा, तो हम इसी की बात पे चलेंगे, अब कुछ बातों पे वो भी इरिटेट होकर के और वो उन बातों को खोलने लगे थे जो वो खुल नहीं पा रहे थे, लेकिन कभी कभी वो हिम्मत करके सामने आ रहे थे। और उसमें जो है स्थिति ये बन रही थी कि राहुल गांधी जो है वो हीरो बन के नज़र आ रहे थे। उसमें भी एक समस्या इस मोदी सरकार के सामने ये आ रही थी कि राहुल को लेकर के भी काफ़ी न्यूज़ आने लगी थी। दूसरी स्थिति ये है कि जो अभी दोबारा से ये प्रचार बना था कि राहुल गांधी को बैल बुद्धि, वो क्या था, वो बच्चा बुद्धि कुछ ऐसे करके इस तरह करके कुछ प्रचारित करें, तो लेकिन वो उल्टा मोदी के और बीजेपी के गले पड़ रहा था कि बैल बुद्धि करके एक ट्रोलर इतना हुआ कि वो जो मोदी जी ने बोला बच्चा बुद्धि, वो बैल बुद्धि ज़्यादा फैल गया। तो उसमें मोदी जी और इनकी जो टीम थी वो ज़्यादा असहज हो गई और उनको बड़ी समस्याएं आई कि यार ये तो सब कुछ उल्टा पड़ रहा है, कुछ सीधे आ ही नहीं रहा है, तो वो भी बड़ी समस्या हो गई थी। अब इतने सारे मुद्दे बनते जा रहे हैं, तो कांग्रेस की जो सोशल मीडिया टीम है तो उसको कैसे उसको डिफीट किया जाए। कुछ आम लोग जो हैं अब वो स्वतः ही खुद ही कांग्रेस की रंग में रंग करके या मतलब समझ लीजिए कि सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं, तो नेचुरल है कि इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो जाते हैं। तो वो ट्रोलर जो हैं वो इतने भारी पड़ने लगे कि वो जो मोदी की जो ट्रोल टीम या सोशल मीडिया टीम, उसका जो वर्चस्व है वो समाप्त हो गया लगभग काफ़ी हद तक। देखो इफेक्टिव नहीं रहा। अगर वो ये भी कहें कि भाई अभी इफेक्टिव है, लेकिन वो जिंदा है लेकिन इफेक्टिव नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हाल ही में चुनाव होने हैं हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, इन सब जगह पे जो जहाँ चुनाव होने हैं, अगले साल अभी बिहार में होने हैं। तो इन सब चीज़ों पे इतना असंतोष इसमें भाजपा में चल रहा है, वहाँ पर सब जगह इतनी राजनीति चल रही है अंदर खाने कि वो भी उनसे संभल रही है। उसको स्थिति ये बन रही है, जो गाना आपने सुना था, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, तो वो स्थिति चल रही है आज की तारीख में भाजपा के अंदर। और इतनी बुरी स्थिति है कि मोदी जी आज की तारीख में जो सोचते थे कि मैं जब पहले आदेश दूंगा और सब लोग बिल्कुल एकदम ऐसे बैठ जाएंगे जैसे वो मेरे पपेट हों, लेकिन आज की स्थिति में ये है कि वो सब अंदर खाने क्या खुल करके बोलने लगे हैं। और उसमें बहुत सारे लोग, चाहे यूपी से हों, चाहे बाहर से हों, उसमें चाहे साउथ से हों, वो लोग अपनी बात बोल करके और खुल करके सामने आने लगे हैं। ये स्थिति बन रही है। अभी स्थिति ऐसी बनी कि जो मोदी जी की एक समस्या ये भी हो गई थी कि नायडू से इनको समर्थन लेना है, और नायडू ने जो अपने घोषणा पत्र में जो वायदा किया है, जो मुसलमानों को और ख़ास तौर से वहाँ के मौलवियों को और जो उनके काजी होते हैं उनको आर्थिक सहायता देना, हर महीने 5-5, 10-10 हज़ार रुपये और कुछ और भी उनको सुविधाएं देना, सहायता देना। वहाँ वक्फ बोर्ड का जो उसके लिए 100 करोड़ रुपए की वो जो उन्होंने अपने एजेंडे में दी हुई है घोषणा पत्र में, वो सब चीज़ें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। मस्जिदों में 1-1 लाख रुपए उनकी उसकी व्यवस्था के लिए देना, उसकी रंग रंगाई के लिए या जो भी मेंटेनेंस के लिए। तो वो सब चीज़ें एक प्रकार से अब मोदी जी, क्योंकि उसके लिए पैसे देने वाले हैं, अब पैसे देने वाले हैं तो एक तरफ तो आप मुसलमानों को गाली दे रहे हैं और दूसरी तरफ उन मुसलमानों के लिए आप फंड जारी करेंगे
क्योंकि आपको सरकार चलानी है, नायडू के दबाव में रहना है, और नायडू उस मुद्दे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए आपकी अब उसमें भी भद पीटनी शुरू हो रही थी। और वो एक वीडियो जो जिसमें मुसलमानों के लिए क्या क्या आंध्र प्रदेश में सुविधाएं दी जानी हैं, वो सब सुविधाएं अब सामने आनी शुरू हो गई थी लोगों की। तो उसमें भी मोदी जी की स्थिति बहुत ख़राब हो रही थी, स्थिति बन नहीं पा रही थी। उसमें जो नए कानून इन्होंने लागू किए वो अब वो गले नहीं उतर रहे हैं लोगों के, वकील भी उससे नाराज़ हैं। उसमें बहुत सारे जो लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो नेता हैं दूसरी पार्टी के, वो लोग भी बहुत नाराज़ हैं और उस पर सवाल उठा रहे हैं। और उसमें जिस प्रकार से एक जो होता है ना तानाशाही वाला एक जो उसमें अधिकार एक प्रकार से दिया गया है, वो बात अलग है कि अभी क्योंकि विपक्ष मजबूत स्थिति में है, जनता बहुत इरिटेट है, तो इसलिए उसको उन कानूनों को इतना प्रभावी तरीके से वो लागू हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लागू तो हो गया है लेकिन उसका अनुपालन हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये एक अलग विषय है। लेकिन उसका अनुपालन किसी भी स्थिति में कभी भी हो सकता है। तो उसको लेकर के जो अभी आवाज़ें उठी हुई हैं उससे लोग बहुत नाराज़ हैं। और ये स्थिति जो पढ़ा लिखा तबका है वो इतना नाराज़ है कि मोदी को ये समझ में आने लगा है कि लोग अब चीज़ें समझ रहे हैं, खाली हमारी बहकावे में, हमारे जो लॉलीपॉप है उसमें अब लोग नहीं फंसने वाले हैं। तो ये स्थिति है। एक मुद्दा जो अभी पिछले दिनों अमरनाथ यात्रा और 4 धाम यात्रा जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हो चलती हैं, इसकी जो व्यवस्थाएं हैं आपने देखी होगी। आज अगर आप उत्तराखंड आ जाएं तो मैं समझता हूँ कई सालों के बाद स्थिति ऐसी हुई होगी जिसमें कि मौसम ठीक है, जिसमें कोई ऐसी बारिश की व्यवस्थाएं नहीं थी उसके बाद भी व्यवस्थाएं इतनी ख़राब हुई कि ढंग से यात्रा नहीं चल पाई। क्योंकि इस बार थोड़े कपाट भी देर में खुले तो उस भीड़ भी इकट्ठी होनी थी। लेकिन जिस प्रकार से प्रचार प्रसार होना चाहिए था, रिजर्व उसका जो इन्होंने पंजीकरण करना था, उस पंजीकरण का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, तरीके से नहीं हुआ। लोगों को पता ही नहीं था कि ऑनलाइन होना है, ऑफलाइन होना है, ऑफलाइन होगा तो कहाँ से होगा, ऑनलाइन होगा तो कहाँ कर सकते हैं। और आए तो फिर लोग आकर के बेचारे यहाँ पे जो लोग आए थे यहाँ पे 7 दिन के 10 दिन के टूर पे, उन्हें अगर यहाँ फंसने में 5-5 दिन 7-7 दिन फंसना पड़े और फंस गए वो, तो उनकी जो पॉकेट थी, जो जितना वो बजट बना करके लाए थे, उससे बड़ी दिक्कतें हुई। पहाड़ पे स्थिति ऐसी बनी कि कई गुना पेट्रोल और डीजल महंगा मिला, कई जगह पानी की बोतलें कई जगह महंगी बिकी और उस पर कोई रोक लगाने वाला नहीं था, कोई नोटिस करने वाला नहीं था। अमरनाथ की यात्रा में भी इसी प्रकार की अवस्थाएं सबके सामने आई तो ये सब चीज़ें जो जिसको लेकर के मतलब छिछालेदारी जो बीजेपी की और ख़ास तौर से जो हिंदुत्व की बात सुबह शाम तक जो सरकार कर रही है, जो पार्टी कर रही है, और वो हिंदुओं के किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पा रही है, तो नेचुरल है कि उससे हिंदुओं ने ही नाराज़ होना है। तो हिंदू इतना नाराज़ आज की तारीख में हो गया। अब उन सब चीज़ों को छुपाने का क्या तरीका था, ये एक तरीका उन्होंने निकाला जिसमें कि ये स्थिति बनी कि एक नया मास्टर स्ट्रोक लेकर के आओ और मुसलमानों से वो कर लिया जाए कि मुसलमान जो हैं उनके दुकान के सामने नाम लिखवाया जाए। तो ये एक स्थिति आ गई। 100 दिन का एजेंडा मोदी जी का गायब हो गया कि 100 दिन में जो एक एजेंडा लेकर के आ रहे थे, कुछ नहीं पता उनको कि कहाँ से क्या स्थिति बन रही है। शंकराचार्य जी बीच में आ गए और अब तो उन्होंने ये भी कह दिया मैं कोर्ट जा रहा हूँ इस मामले में कि सोना कहाँ गया, हमारा सोना गायब हो गया। और अब सुनने में आ रहा है कि चांदी भी गायब है वहाँ से। और जो वहाँ पे जो केदारनाथ समिति के जो अध्यक्ष है, बद्री केदार समिति के जो अध्यक्ष हैं अजय अजेंद्र, वो शंकराचार्य जी खिलाफ आ गए हैं। तो लेकिन उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के वहाँ बहुत सारे मामले थे वो जनता ने और वहाँ के पत्रकारों ने अब वो जनता के सामने लेके आ गए। तो वहाँ पे जो अभी छिछालेदारी होनी है सरकार की और बद्री केदार समिति की, वो अब जब सामने आएगी तो जो शंकराचार्य जी को फर्जी बताने का काम कर रहे थे वो सारी चीज़ें उनके सामने आ जाएंगी कि अब फर्जी कौन है और गड़बड़ कौन कर रहा है। और निश्चित रूप से अभी आने वाले समय में मुख्यमंत्री की उसमें बहुत बड़ी जो छिछालेदारी यहाँ होने जा रही है वो मैं समझता हूँ सबके सामने आएगी और उससे बीजेपी की छिछालेदारी और बढ़ने जा रही है। उम्मीद ये भी लगाई जा रही है क्योंकि केदारनाथ की जो वर्तमान विधायक थी शैला रानी रावत जी, उनका निधन हो गया। तो अब 3-4 महीने में वहाँ पर भी दोबारा चुनाव होना है और उसी केदारनाथ से अगर बीजेपी दोबारा से हार गई तो अयोध्या के बाद बद्रीनाथ और बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ, यानी भगवान के हर दरवाजे से वो हारती हुई जा रही है। तो इसका मतलब ये बात सही है कि जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी अब बाकी तीनों और शंकराचार्य जी हैं, चारों पीठों के शंकराचार्य ने कहा था कि भगवान राम के मंदिर का जो शिलान्यास या शुभारंभ करने जा रहे हैं तो वहाँ पे वो तिथि सही नहीं है, समय सही नहीं है, किसी से सही से पूछा नहीं है। और जो एक
राजीव नारायण शर्मा हैं जो ज्योतिषाचार्य हैं, जैसा उन्होंने बताया था, जो उनसे मिल कर के आए थे बनारस में, जिन्होंने तिथि निकाली थी, तो उन्होंने कहा उन ज्योतिषाचार्य ने बताया कि मैंने तिथि नहीं निकाली, मुझे पीएम हाउस से सीधे आदेश आया था कि ये तिथि है, इसको आपने अनाउंस करना है, तो मैंने तिथि नहीं निकाली है, मुझे तो जो कहा गया मैंने मजबूरी में कर दिया, दबाव था मेरे ऊपर इसलिए मैंने कर दिया। तो ऐसे जब काम आपने किए हैं और आज आपको उल्टे भुगतने पड़ रहे हैं, इस हिंदू धर्म का आपने जिस प्रकार से खिलौना बना दिया है, मजाक बना दिया है कि बस हिंदू हिंदू करते रहो, बस हमें याद रखते रहो, लेकिन यहाँ पे स्थिति दूसरी बन गई है और इतने सारे समस्याएं लोगों के सामने खड़ी हो गई हैं। अब उसका एक ही नया तरीका था कि आप किसी भी तरीके से कुछ ऐसा नया लेकर के आएँ जिससे कुछ मुद्दे ऐसे निकल जाएँ कि जिससे आपका ध्यान बढ़ जाए, दिमाग बढ़ जाए और चीज़ें दाएं बाएं हो जाएं। तो एक तो ये वाली बात हो गई कि आइए और एक नया फरमान जारी करते हैं कि क्या बोलते हैं, मुसलमानों को अपनी दुकान के बाहर अपने नाम के बोर्ड लगाएं, इससे हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा डिफाइन हो जाएगा कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। तो ये मुद्दा टीवी पे भी चल गया। अब सारे मुद्दे जो मैंने आपको पिछले 20-25 मिनट में गिनवाए हैं, वो सारे मुद्दे इन मुद्दों के बाद इस एक मुद्दे के बाद गायब हो गए। टीवी से भी, मीडिया से भी अब सब लोगों का दिमाग इसी पे चल रहा है। सुबह शाम तक सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपका बाकी और जो व्हाट्सअप है, इसी पे चल रहा है कि नाम लिखना गलत है कि सही है, नाम लिखना है कि सही है कि ये गलत है क्या, या इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे ये फ़र्क पड़ता है, उससे ये फ़र्क पड़ेगा, इससे ये समस्या आएगी, इससे अपमान होगा, इससे नहीं होगा। तो ये समस्याएं हैं। कोई बोल रहा है कि बीफ कंपनी का जो हिंदू लोग हैं उनको भी कहो अपनी कंपनी के बाहर अपना नाम लिखें। कोई कह रहा है कि जो ब्लड देने वाले लोग हैं उनसे भी बताओ कि ये ब्लड हिंदू का है, मुसलमान का है, मुसलमान का नहीं लेंगे चाहे हमारी जान भी चली जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इस तरह की बातें हैं। अब दूसरा एक एस्पेक्ट इसमें एक और आ गया है। अब वो जो समझ में आ रहा है वो ये भी है कि अभी अभी योगी जी की जो कुर्सी है वो कुर्सी गिरते गिरते बची हुई है और वो उपचुनाव के बाद फिर गिर सकती है। तो योगी जी भी अब बिल्कुल मोदी जी को एक परेशान करने की स्थिति में आ चुके हैं और यहाँ तक स्थिति में आ चुके हैं कि अगर हो सकता है तो मोदी को कुर्सी से हटाया जाए और संभवतः हो सकता है कि इसमें पीछे से आरएसएस का भी सहयोग योगी के साथ हो। क्योंकि जब ये मुसलमान वाला मुद्दा आया तो जो नीतीश कुमार है, नायडू है और जो जयंत चौधरी हैं, ये सब लोग नाराज़ हो करके और उन्होंने अपनी नाराज़गी स्पष्ट की है। सरकार के कुछ हिस्से हैं जैसे मुख्तार अब्बास नकवी हैं और भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मुस्लिम एक वोट बैंक भी है और उनका एक उससे एक गठबंधन है एक प्रकार से मुस्लिम समाज से, तो आत्मिक और सामाजिक या राजनीतिक, तो वो उन लोगों को समस्याएं हैं। अब अगर वो इस मुद्दे को लेकर के जितना ज़्यादा हवा दी जाएगी और उतनी नाराज़गी एनडीए के बीच में बढ़ती जाएगी और अगर एनडीए के बीच में बढ़ती जाएगी तो इनको मुद्दा मिल जाएगा अलग होने के लिए एक मुद्दा। और अगर ये जो 23 तारीख से भी शुरू होने जा रहा है बजट सत्र मोदी सरकार का, अगर इस बजट सत्र में नायडू को कुछ अच्छा नहीं मिलता है, नीतीश कुमार को कुछ अच्छा नहीं मिलता है, तो उनके पास एक मुद्दा वो होगा, एक मुद्दा ये आ जाएगा कि हम इस मुद्दे पर आपके साथ नहीं हैं, हम सरकार से अलग हो रहे हैं। तो योगी या जो भी मोदी विरोधी जो एक ग्रुप है वो जो है आज की तारीख में इस माहौल पे वो बना करके और योगी और मोदी और अमित शाह को समस्या में खड़ा कर सकता है। क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो आदेश है योगी का है, लेकिन इसमें आदेश जो है उत्तराखंड सरकार भी जो इसमें कूद गई है और निश्चित रूप से जो धामी है, जो पुष्कर धामी है, वो पुष्कर धामी किसके कहने पे बीच में कूदे हैं, किस प्रकार से यहाँ से आदेश हुए हैं कि वो यहाँ के डीएम ने भी आदेश कर दिया है हरिद्वार और देहरादून के कि इस प्रकार से सब चीज़ें लिखी जाएँ। तो ये किसके आदेश पे हुआ? क्योंकि धामी मोदी ग्रुप के माने जाते हैं, मोदी गुट से आते हैं और मोदी जी की अनुकंपा से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हारने के बाद भी बने हुए हैं, हारने के बाद दोबारा से उनको चुनाव लड़ना पड़ा तब जा करके वो उस सदन का हिस्सा बन पाए। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। अब इसका भविष्य वास्तव में क्या होगा और वास्तविक स्थिति क्या है, ये अगले 1-2 महीने में समझ में आएगी। लेकिन फ़िलहाल जो मैंने आपको इतने सारे मुद्दे बताए हैं, इतने सारे मुद्दे आपके पिछले 1 महीने में घूम रहे थे, जो मैं शायद संख्या बताना भूल गया था, जो शहीद हुए हमारे पिछले 1 महीने में, जिसमें 5 शहीद तो सीधे उत्तराखंड से हुए थे, एक अभी कल भी हो गए तो 6 हो गए। तो एक प्रकार से समझ लीजिए 12-13 जो बल्कि संख्या ज़्यादा भी हो गई होगी अब तक, तो जो चुनाव के बाद से मोदी जी की
शपथ लेने के बाद से जो आतंकवादी घटनाओं में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनकी संख्या भी अच्छी खासी हो गई है। तो ये भी एक मुद्दा जो बन रहा था। तो ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो मोदी सरकार को भी परेशान किए हुए हैं और हर तरह से परेशान किए हुए हैं। उधर से जो जनता है वो इरिटेट हो रही है सरकार से, उधर दूसरी तरफ से जो भाजपा के भीतर की राजनीति है वो भी मोदी को अब हिलाने में लगी हुई है, क्योंकि मोदी जी ने किसी के साथ भला करने का काम तो किया नहीं, क्योंकि जीएसटी के पैसे रोक करके, धन रोक करके, मनमानी करके जो भाजपा के जो कमिटेड वर्कर थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, उनको एक तरफ रख करके कभी भाजपा कांग्रेस से लेके आ जाओ, कभी दूसरी पार्टी से लेके आ जाओ, उनको सामने लेकर के आ गए। तो उनके अपने कार्यकर्ता भी उनसे बहुत अच्छे से नाराज़ हैं, आरएसएस उनसे परेशान है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने हैं। अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होगा आने वाले दिनों में समझ में आएगा। और आप वीडियो लंबी हो गई है इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ, बाकी विषय किसी अगले उसमें उठाएंगे। और पुनः लास्ट में यही निवेदन कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने कुछ बात गलत कही हो तो उसको आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं उसको सुधारने का काम करूँ। कुछ नया आप कुछ कह सकते हैं तो वो भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।